दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कई महीनों के संघर्ष और अनगिनत मौतों के बाद अब इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता हो गया है। इस सीजफायर को लेकर वोटिंग हुई। यूं तो ये वोटिंग थी सीजफायर को लेकर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ जो नेतन्याहू को कतई पसंद नहीं आया होगा, या इसके बजाय ये कहना बेहतर होगा कि ऐसा कुछ हुआ जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिर्फ वोटिंग ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हुआ जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी हिल सकती है। दोस्तों, इस समय इसराइल में जिस तरह के हालात तेजी से बदल रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। नेतन्याहू का बैकफुट पर जाना और हमास की शर्तें मानना बहुत कुछ इशारे कर रहा है। वहीं अब नेतन्याहू को लेकर ही उन्हीं के लोगों ने विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। हमास और इसराइल सीजफायर से जुड़ी बहुत सी अहम खबरें और तेजी से बदल रहे हालात पर आज मैं इस वीडियो में विस्तार के साथ बात करूंगी। पूरा एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है रोज की तरह कि लाइक सबसे पहले कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा, क्योंकि जो आप राय देते हैं कमेंट में, आपके अच्छे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कहते हैं कि इंसान के पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन वो रब से बड़ा नहीं हो सकता। एक ना एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है और सारा हिसाब किताब अपने गुनाहों का देना पड़ता है। अब इसराइल में जैसे हालात बन रहे हैं उस पर यह बात सटीक बैठ रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बात उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो इंसान खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, उस पर आज गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और वो भी कहां? उसके साथी, जो उसका सपोर्ट करने वाला देश ब्रिटेन था, वहां पर। जैसे ही खबर आई कि इसराइल हमास के बीच सीजफायर हो गया है, उसके बाद से ही नेतन्याहू पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ ब्रिटेन की संसद में गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। दरअसल ब्रिटेन की संसद में ब्रिटिश सांसद जहरा सुल्तान ने सवाल किया कि क्या अगर नेतन्याहू ब्रिटेन में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके जवाब में फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि वो इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं, इसलिए अगर वो यानी कि नेतन्याहू यहाँ आते हैं तो जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले आप सुनिए सवाल और जवाब। November, the International Criminal Court issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant for crimes against humanity and war crimes, including targeting civilians and using starvation as a weapon of war. The British public deserve clarity, so I'll ask again. Will the Foreign Secretary confirm that should Benjamin Netanyahu step on British soil, he would be immediately arrested, yes or no? Well, I say to the Honourable Lady, and I think this has been said before, we do have a legal process in this country were that to come to pass, and that is an important process. Ultimately it will be a decision for our courts, and so it's important from this dispatch box that I leave that matter for them, but I have said in terms that we are a signatory to the Statute of Rome, not just because we are, but because we believe in it. And therefore, as she would expect, this government will comply with the law if that were to come to pass. इसका मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों। आपको याद दिला दूं कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है, और ऐसे में ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन की संसद में ये जवाब कि वो इंटरनेशनल कानून से बंधे हुए हैं, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है वो इंटरनेशनल कानून से बनी हुई है सरकार, इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ करता है ये जवाब कि नेतन्याहू अगर ब्रिटेन जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो रही ब्रिटेन की बात दोस्तों, जहां पर नेतन्याहू के ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। लेकिन जो इससे भी मुश्किल है नेतन्याहू के लिए वो है बगावत, वो भी उनके ही लोगों की बगावत। जी हाँ, नेतन्याहू के मंत्रियों ने ही उनके खिलाफ खुलकर बगावत शुरू कर दी है। सीजफायर को लेकर हुई वोटिंग पर
24 मंत्री इस फैसले के साथ थे, जबकि 8 मंत्री इसके खिलाफ थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि सीजफायर हो। यानी कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो शख्स अपने आगे किसी की ना सुनता हो, खुद को बड़ा लीडर मानता हो, आज उसके ही 8 मंत्रियों ने उसके खिलाफ जाकर वोट दिया है। और ये सिर्फ वोट नहीं बल्कि बगावत की शुरुआत भी है। मंत्रियों के अलावा जनता भी जनता भी है, जो इस्राएली प्रवासी है, उन्होंने भी गजा युद्ध विराम को मंजूरी देने के इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले के विरोध में उनके कार्यालय के सामने टेंट लगाकर धरना दिया था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग टेंट लगाकर युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर इस्राएल की राजनीति में अब उथल पुथल और टूट फूट देखने को मिल रही है, जिससे अब नेतन्याहू की कुर्सी के जो पाए हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के कई मंत्री उनके खिलाफ हो गए हैं दोस्तों, जबकि कई मंत्रियों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। नेतन्याहू के एक मंत्री बेन गुइर ने तो इस डील को खतरनाक बताकर सीधा विरोध किया है और इस पर समर्थन न देने की साफ साफ बात कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इस पूरी डील पर गठबंधन सदस्य भी नेतन्याहू को खुली धमकी दे रहे हैं। सदस्यों ने सीधे ये मांग रख दी है कि वो या तो उन्हें चुने या फिर डील को चुने। उन्होंने पद छोड़ने और कैबिनेट की अस्थिर करने की भी धमकी दी है। हालांकि बहुमत जो है वो सीजफायर को लेकर ही आई, क्योंकि ज्यादातर लोग शांति चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जो लोग विरोध कर रहे हैं और गठबंधन सरकार से हटने की बात कर रहे हैं, उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस सीजफायर डील को लेकर ये तो साफ हो गया है कि इस्राएल की हार और हमास की जीत हुई है हमास की। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि इस्राएली मीडिया का ये कहना है। द टाइम्स ऑफ इस्राएल ने लिखा है कि इस्राएल पहली बार एक जंग हार गया। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरह नेतन्याहू फ्रंट फुट पर सारा एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वो हमास को खुली धमकी दे रहे थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। इस्राएल ने वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं के बावजूद अपने हमले नहीं रोके थे गजा पर। नेतन्याहू का ये स्टैंड था कि जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं कर देंगे, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने कई लोगों के सुझावों को टाल भी दिया था। यहाँ तक कि कई बार उनके ही देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग ये कहने लगे कि बंधकों की अदला बदली करो और युद्ध विराम करो, लेकिन उन्होंने इसे कुचलने की कोशिश की, किसी की एक ना सुनी। एक समय में जब हमास के एक के बाद एक कई लीडरों की शहादत होती गई, तब ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि वाकई में इस्राएल जल्द ही हमास पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास के लड़ाकों ने साबित कर दिया कि उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है, बल्कि जो इस्राएल सारी टेक्नोलॉजी में आगे है और जिसका खुफिया विभाग दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, वो भी पता नहीं लगा पाया कि हमास ने बंधकों को कहां छुपा कर रखा है। और तो और इस जंग में हमास लगातार इस्राएल के लिए मुश्किल खड़ा करता रहा, मुसीबत बनकर उसके सामने खड़ा होता रहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध ने इस्राएल की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर डाला है। इस्राएली सरकार ने अनुमान लगाया है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग की लागत 60 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। इस्राएल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सितंबर 2024 में इस्राएली संसद क्नेसेट में कहा था कि हम इस्राएल के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे महंगे युद्ध में हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि इस सैन्य ऑपरेशन की लागत 200 बिलियन से 250 बिलियन शेकल यानी कि 54 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर के बीच आ सकती है। इस युद्ध ने इस्राएल के पर्यटन से लेकर रोजगार तक को ठप कर दिया है, जिसका सीधा असर देखा जा सकता है दोस्तों। यूं तो नेतन्याहू को पहले से इसका आभास हो गया था कि वो हमास से जीत नहीं सकते हैं। खुद उनके ही देश में लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू इस जंग को और लंबा रखना चाह रहे थे ताकि वो अपनी गिरफ्तारी से बच सके। दरअसल दोस्तों, उन्हीं के देश में उन पर कई गंभीर आरोप दर्ज है। नेतन्याहू को यह भी पता था कि जनता जिस हिसाब से उनसे नाराज है, वो चुनावों में दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे और उनकी बची हुई जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। यही वजह है कि उन्होंने खुद की लड़ाई को इस्राएल की लड़ाई के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें वहां की जनता से कोई मतलब नहीं था दोस्तों। लेकिन आखिरकार अब
बेंजामिन नेतन्याहू को झुकना ही पड़ा और इसका नतीजा क्या हो सकता है वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस्राइल और हमास के बीच जंग और फिर अब जो डील हुई है उसमें नेतन्याहू कितने पस्त पड़ गए और हमास की जीत हुई ये बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। डील होने के बाद जहां एक ओर इस्राइल में टूट फूट शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर गजा में खुशी और जश्न का माहौल शुरू हो गया है। अब आप इस वीडियो को देखिए, लोगों की भीड़ किस तरह शोर मचा रही है। ये वीडियो जेनिन शहर का है। जैसे ही समझौते के बाद पुलिस जेनिन कैंप में घुसी तो वहां के युवा नारे लगाने लगे और जीत का जश्न मनाने लगे। ये सारे लोग इस समझौते का समर्थन कर रहे थे। दरअसल जेनिन बटालियन ने कई मांगे रखी थी। काफी संघर्षों के बाद उनकी मांगे मान ली गई है, जिसके बाद ये जश्न शुरू हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए वीडियो। अब आप इस वीडियो को देखिए, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बताऊंगी कि कहां का वीडियो है, इस वीडियो में क्या चल रहा है। मोरक्को का ये वीडियो है दोस्तों। सीजफायर की डील को लेकर मोरक्को में भी जश्न का माहौल है। लोग हाथों में फिलिस्तीन का झंडा, गुब्बारे और बैनर लेकर सड़क पर उतर आए और नारे लगाने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी। इस डील के बाद एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हमास के लड़ाकों को इस्राइल के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। आप वीडियो में देखिए कि कैसे ये लड़ाके टैंक में बम रख रहे हैं। इस वीडियो को कई सारी जो क्लिप्स हैं उसको जोड़कर बनाया गया है। कभी सामने से गोलीबारी तो कभी हवा में बम उड़ाए जा रहे हैं। वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन 15 महीनों से लंबी चली जंग का हाल कैसा था, किस तरह से जो रेजिस्टेंस ग्रुप थे वो इस्राइल के फौजियों पर हमले कर रहे थे। दोस्तों इस डील के बीच, इन सब हालातों के बीच गजा में एक घर की जलती हुई तस्वीर भी सामने आई है। अल अवदा हॉस्पिटल के पास एक भीड़ ने घर में बम फेंक दिया जिसके बाद उसमें आग लग गई और किस तरह की तस्वीर सामने आई आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस्राइल बैकफुट पर है लेकिन इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रामल्लाह से रिपोर्टिंग करते हुए नका हमीद ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस्राएली सरकार वेस्ट बैंक में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। भले ही सैनिक पीछे हट रहे हों लेकिन वो दूसरी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्राएली सरकार वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स को फार्मिंग के लिए आर्थिक मदद दे रही है। आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक वो इलाका है जिसे फिलिस्तीनी अपना घर मानते हैं, लेकिन अब यहाँ यहूदी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। इस्राएली सरकार की ओर से की जा रही फंडिंग खेती, किसान और नई बस्तियों के विस्तार में मदद कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल मौजूदा तस्वीर यही है कि सीजफायर की डील के बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं और स्थिति तेजी से बदल रही है। इस्राइल और हमास के बीच सीजफायर डील को लेकर आगे भी मैं आपको जानकारी विस्तार से देती रहूंगी, आप तक पहुंचाती रहूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को और शेयर भी जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।